बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 और आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को डिस्कस करेंगे जो हमें इस कोर्स के अंदर फ़ायदा देंगे डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स के अंदर। लेकिन उससे पहले कुछ ओवरव्यू, पिछले लेक्चर का रिव्यू जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स के अंदर, दोनों लेक्चर्स में, कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं और कंप्यूटर साइंस में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और फिर हमने ये देखी थी कि एल्गोरिथम की डिज़ाइनिंग में कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है, तो 12-13 टेक्निक्स हमने पढ़ी थी। तो हमने देखा ये सिंपली एक आर्ट नहीं है, इट इज़ अ कंप्लीट टेक्नोलॉजी। ठीक है। फिर हमने ये देखा कि जब हम डिज़ाइनिंग के बाद एनालिसिस फेज़ में आएंगे तो हम किस मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन को फॉलो कर रहे होंगे, किस मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन को एज्यूम कर रहे होंगे। तो हमने कहा वो सेट ऑफ एजम्पशंस हैं जिसके अंदर हमने कुछ एजम्पशन डिज़ाइन मेड पे की और कुछ एजम्पशन जो हैं हमने वो एनालिसिस फेज़ के ऊपर की थी। ठीक है। और जिस मॉडल को हमने जो है डिस्कस किया था वो था रैम मॉडल। और रैम यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं बल्कि रैंडम एक्सेस मशीन मॉडल के नाम से है, जिसके अंदर इन्फिनिट मेमोरी है, लेट्स सपोज, और वो एक जेनरिक सिंगल प्रोसेसर मशीन है। ठीक है ना। और फिर हमें एक बात पता चली कि एल्गोरिथम्स की ज़रूरत तो हर जगह पड़ेगी। ठीक है। एल्गोरिथम कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी जी? हर उस जगह पे जहाँ पे कोई कंप्यूटेशनल स्टेप इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे हमें कोई कंप्यूटेशन करनी होगी। और कंप्यूटर का काम ही कंप्यूटेशन करना है, तो इट मीन्स कंप्यूटर्स आर नथिंग विदाउट एल्गोरिथम। ठीक है। और एल्गोरिथम असल में आप ये समझें कि मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जिनको हम इंग्लिश में या किसी भी फॉर्म के अंदर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, किसी काम के करने का तरीका, इनपुट को आउटपुट में मैप करने का तरीका। इट्स जस्ट लाइक अ फंक्शन इन सेट थ्योरी। अच्छा, फिर अगला पॉइंट ये था कि इवन इफ वी हैव सुपर कंप्यूटर इट रिक्वायर्स एल्गोरिथम, क्योंकि कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है, जब तक आप उसको बताएंगे नहीं करना क्या है तो सुपर कंप्यूटर भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। यही आपकी एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग टेक्निक ही आपको डिस्क्रिमिनेट करती है कंप्यूटर यूज़र्स से, चाहे वो जितने भी एक्सपर्ट हों, और कंप्यूटर डिज़ाइनर से या कंप्यूटर मॉडलर से। ठीक है। या आप समझें कि डेवलपर से। ठीक है। फ़र्क क्या है कि आपके पास एप्लीकेशन बनी हुई हैं जिनके पीछे कोई एल्गो काम कर रहे हैं और आप उनको बहुत एफिशिएंटली यूज़ करके अपना काम निकलवा लेते हैं, चाहे वो वर्ड प्रोसेसिंग हो, चाहे वो इमेज प्रोसेसिंग हो, या कुछ भी हो। ठीक है। चाहे वो डाटा प्रोसेसिंग हो। लेकिन इनफैक्ट उनके बैकग्राउंड पे जो एल्गोस काम कर रहे हैं वो आपने डिज़ाइन नहीं किए। तो अनलेस और अनटिल आप उस लेवल तक पहुंच जाएं कि आप जो चीज़ पहले एज अ पैकेज, एज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे थे, अब आप उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाने के काबिल हैं, तो आप में और सिंपल यूज़र के अंदर फ़र्क नहीं होगा। और एज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट आप और आम यूज़र के अंदर फ़र्क होना चाहिए। अगर आम यूज़र भी उसी तरह सोचता है जिस तरह आप सोचते हैं तो इसका मतलब उस दर्जे की लर्निंग नहीं हुई है हमारी। ठीक है। सम ऑफ द एप्लीकेशन एरिया ऑफ एल्गोरिथम, देखिए एप्लीकेशन के एरिया तो हर जगह है इसका, एल्गोरिथम्स का, लेकिन कुछ क्या है, मैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। जब भी आपको डाटा के ऊपर काम करना है तो वो क्या काम करना है, जो भी काम करना है उस काम के करने का कोई तरीका होगा, एंड दैट तरीका इज़ इनफैक्ट एल्गोरिथम। ठीक है। ई कॉमर्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, आपके राउटर्स के अंदर राउटिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, जो भी हो गया, इस तरह जो ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं या रोबोटिक आर्म्स होती हैं जो कि फैक्ट्रीज़ के अंदर काम कर रही होती हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई एल्गो काम कर रहा है। तो विदाउट एल्गोरिथम्स यू कैन नॉट इमेजिन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि आज के टॉपिक के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने पहले आपको बात की कि एल्गोरिथम इज़ जस्ट लाइक अ फंक्शन दैट मैप्स इनपुट विद आउटपुट। ठीक है। सो देर इज अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड देर इज अ सेट ऑफ आउटपुट्स, एंड एल्गोरिथम टेल्स यू, एल्गोरिथम इज a kind of function, it's in fact a function that tells you that if this value is given as input, this output will be created by this process. ठीक है। तो उस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा हमें रिवाइज करने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट सेट्स के, सीक्वेंसेस के, जिसमें हम ऑर्डर पेयर्स भी पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, रिलेशन, और फिर फंक्शंस के ऊपर आएंगे, और फिर हम इन सब के ऊपर जो भी ऑपरेशंस होंगे वो भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें हमने डिस्क्रीट में पढ़ी हैं या इससे पहले आप डेटा स्ट्रक्चर्स में या एल्गो में इनका पार्ट पढ़ चुके हो, तो उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि डिस्क्रीट के अंदर जो आपने पढ़ा था वो एक जनरल डेफिनेशन थी इनकी। अब जो हम काम करने चाह रहे हैं दैट इज़ इनफैक्ट इट्स
मैथमेटिकल डेफिनेशन, वो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है और जिसको हम एल्गो से रिलेट करेंगे। तो इसको, ये सिंपली रिवीजन नहीं है, ये रिफ्रेजिंग ऑफ डेफिनेशंस है, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि कंप्यूटर और मैथ्स के अंदर लिंक क्या है। इतने कोर्सेज जो मैथ्स के पढ़ाए जाते हैं आखिर क्यों, और ये कंप्यूटर जो है ये मैथमेटिशियंस ही ने क्यों बनाया, तो ये चीज़ें ऐसा ऐसा समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, तो आते हैं सबसे पहले जी, व्हाट इन फैक्ट अ सेट इज। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हम इसी को एक्सप्लेन करते हुए हम 4 पॉइंट्स बता देते हैं कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इज वेल डिफाइंड and it has the following 4 properties. Number 1, it is unordered. So order isn't at all necessary in sets. सेट के अंदर ऑर्डर की कोई अहमियत नहीं है। 1 2 3 and 3 2 1 आर जस्ट लाइक द सेम, ठीक है। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी बोरी के अंदर 4-5 बॉल्स को जो है डाल दें किसी भी सैक के अंदर, तो वो किस ऑर्डर में गई हैं वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ वो स्कैटर्ड हैं बिल्कुल, ठीक है, मिक्स हो चुके हैं। तो एक चीज़ तो ये कि हमारा जो सेट है उसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उसमें ऑर्डर होता ही नहीं है, ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट को पहले या बाद में लिख सकते हैं। सेकंड, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो और ये अनऑर्डर्ड से एक तरीके से लिंक है। लिंक इस तरीके से है कि अगर 2 एलिमेंट्स एक जैसे होंगे, जैसे कि मल्टी सेट्स के अंदर होता है, सिंपल सेट्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उस सूरत में उन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई ऑर्डर देना पड़ेगा, नहीं तो वो दोनों डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएंगे, ठीक है। भाई फॉर एग्जांपल अ सेट कंटेन्स 1 2 2 and 3, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड 2 and थर्ड 2, ठीक है। यहाँ तो हम कहेंगे जी सेकंड, ये 2 2 हमेशा ऑर्डर में आएंगे तभी वो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, तो ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि वो सेम टाइप हो, ठीक है, और ये सेम टाइप होने से ही वो चीज़ वेल डिफाइंड होगी, ठीक है। अगर आप इस तरह कर दें कि भाई ओशियन, और फिर आप कह रहे हैं जी न्यूटन, और फिर 1 और फिर -√2 और इस तरह की चीज़ें मिक्सअप से कर रहे हैं, तो आप उनकी एक ऐसी वेल डिफाइंड स्टेटमेंट डिफाइन नहीं कर सकते जो उन सब की कॉमन प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकता हो। तो ये तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी भी एक दूसरे के साथ लिंक है। जब सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है तो इट मीन दे आर ऑफ द सेम टाइप। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो सेट के आपको कंसिडर करने होते हैं कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। अव्वल तो वो चीज़ वेल डिफाइंड हो, ऐसा नहीं कि उस चीज़ को आप डिफाइन ही ना कर पाए या उसका क्राइटेरिया मुख्तलिफ लोगों के, हाँ मुख्तलिफ हो, लोगों के अपने अपने मेयार हो, कोई स्टैंडर्ड ना हो, ठीक है। तो ये बात है। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए सेट ऑफ योर फेवरेट कलर, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे आई विल से ग्रीन, किसी और से पूछेंगे मे बी ही लाइक्स पिंक, किसी और से पूछेंगे मे बी ही और शी लाइक्स रेड। तो इट इज़ फेवरेट कलर इज़ नॉट वेल डिफाइंड। हाँ, इफ यू कैन आस्क एनी वन व्हाट इज़ द कलर, व्हाट आर द कलर्स इन पाकिस्तानी फ्लैग, सो ही कैन टेल यू वाइट एंड ब्लैक, वाइट एंड ग्रीन, ठीक है। तो इसके अलावा जिसने भी पाकिस्तान का फ्लैग देखा है तो वो इनके अलावा और कोई कलर्स नहीं बोलेगा, बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड, ओनली 2 कलर्स आर देयर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आपका सेट वेल डिफाइंड है कि नहीं। अच्छा, अब कुछ जनरल नोटेशंस की तरफ आ जाएं। तो पहली ये है कि सेट को लिखा किस तरह से जाता है, ठीक है। तो याद रखिए सेट के अगर हमें एलिमेंट्स को लिस्ट करना है तो सेट के एलिमेंट्स को हम ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, लिस्ट करते हैं। जिस तरह कि लिखा हुआ है S1 इट इज़ अ सेट, और सपोज दिस सेट इज़ R वी नो देयर कैन के रिपीटेशन अलाउ नहीं है क्योंकि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो ऑल दिस 3 आर ओनली 1 R, ठीक है। इसको एक ही R कंसिडर किया जाएगा, दैट इज़ R, B and G। तो ये 3 R's हम कंसिडर नहीं करते इसमें, ठीक है। तो R, B and G, और ये एक सिंपल सा सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। ब्रेसेस के अंदर हर एलिमेंट को हमने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो RBG इज इक्वल टू BGR, इट्स जस्ट द सेम। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो हमारा सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो, तो उसको हम एम्प्टी ब्रेसेस से डिनोट करते हैं और उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, इवन 0 भी नहीं होता, बिकॉज 0 इट सेल्फ एन एलिमेंट। तो इसलिए जो है इसके लिए कोर नोटेशन इस्तेमाल होती है जिसमें हम 0 को क्रॉस कर रहे होते हैं, ठीक है। जो इट इज़ जस्ट द सेम, यू कैन यूज एनी नोटेशन। सो इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी सेट। अब सेट्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, देखिए सिंपल हमारे पास जब हम सेट्स की बात करते हैं तो वी डिस्क्राइब सेट्स
in the form of English statements, or we define the sets based on the condition imposed through English statements, और यू कैन यूज़ एनी अदर लैंग्वेज. हम चूँकि अमूमन इंग्लिश ही में इसको डिस्क्राइब करते हैं तो मैंने इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया. तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर. तो इसमें हमने कोई एलिमेंट्स नहीं बताए कौन कौन से हैं, ठीक है, और ना ही उनकी कोई मैथमेटिकल स्पेसिफिक एल्गोरिथम से रिलेटेड हमने कोई उसकी डेफिनेशन बताई है कि जिसके ज़रिए से हम इन नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, हमने सिर्फ कहा है कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स. So if somebody already know what are prime numbers, so he can define that. लेकिन एक कंप्यूटर को हम ये डेफिनेशन नहीं बता सकते बिकॉज कंप्यूटर इज अ डमी, आप कह सकते हैं वेरी एफिशिएंट वर्कर विदाउट इंटेलिजेंस और विद जीरो इंटेलिजेंस. ठीक है, तो कंप्यूटर को आप ये नहीं बता सकते. तो एक तरीका तो ये कि आप टेबुलर फॉर्म के अंदर कंप्यूटर को सारे के सारे एलिमेंट्स प्राइम नंबर्स बता दो ताकि वो उसको देखता जाए. ठीक है, तो ये भी इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास इनफैक्ट कोई भी मेमोरी जो होती है वो इन्फिनिट नहीं होती है. ठीक है, एंड वी हैव इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो एक थर्ड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म जो आपने मैट्रिक ए लेवल या ओ लेवल इंटर वगैरह में पढ़ा होगा. व्हाट इज इन सेट बिल्डर फॉर्म? ये असल में प्योर मैथमेटिकल नोटेशन है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम का सूडो कोड है. इनफैक्ट अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो आप समझ जाएंगे. देखें, S इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, एंड इफ I बिलोंग्स टू 2 3 अप टू x minus 1 then for all I x divided by this I must not be equal to 0. ठीक है, तो ये इनफैक्ट आप क्या कर रहे हैं, एक लूप रन कर रहे हैं फ्रॉम 2 to x minus 1. ठीक है, और उस लूप के अंदर आप ये चेक कर रहे हैं कि दिस वैल्यू, एनी वैल्यू जिसको आपने चेक करना है कि वो सेट ऑफ कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं. ठीक है, दैट डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ लूप, द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स ऑफ लूप. ठीक है, ये जो काउंटर होता है इसको डिवाइड करने से आंसर 0 नहीं आएगा क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, उनका रिमाइंडर 0 आ जाता है. ठीक है, या खुद उस नंबर के ऊपर जिसका आप यानी जिसको आप डिवाइड करना चाह रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 है तो 4 डिवाइड बाय 4 इज 4 1 ज़ा 4 एंड 0 इज़ द रिमाइंडर. ठीक है, इस तरह 1 4 ज़ा 4 एंड 0 इज़ द रिमाइंडर. तो खुद वो नंबर और 1 इनके अलावा अगर किसी और से डिवाइड करेंगे तो प्राइम नंबर पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते हैं, उनका रिमाइंडर 0 नहीं आता. एंड दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू चेक. ठीक है, तो लूप रन फ्रॉम 2 to x minus 1 वेयर x इज द गिवन नंबर. ठीक है, एंड इफ x mod I is not equal to 0, so that will be the condition. But if this condition is violated, if x mod I is equal to 0, so it means कि आप कोई भी फ्लैग आपने सेट किया हो या बूलियन उसे सेट किया हो कि प्राइम इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, वो आप कंडीशन उसकी सेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो सेट बिल्डर नोटेशन है ये आपके कंप्यूटर प्रोग्राम से बहुत मिलती जुलती है और असल में ये एल्गोरिथम है सेट बिल्डर फॉर्म किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं. ठीक है, और इसी तरीके से आप सारे प्राइम नंबर बार बार इसी एल्गोरिथम को यूज़ करके सॉरी जनरेट भी कर सकते हैं. तो अब आपको कुछ आइडिया होना शुरू हो गया होगा कि हमारी मैथ्स किस तरह हमारे एल्गोरिथम से लिंक है और ये एल्गोरिथम्स और ये कंप्यूटर्स के मॉडल्स ये मैथमेटिशियंस ने क्यों बनाए थे, बिकॉज इट्स प्योर मैथ्स. ठीक है, ये बात. तो अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म है कि कुछ और मिसालें हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव सेट 0 1, सो हाउ विल you tell computer that what this set actually is? The set of all x such that x belongs to integers or natural number whatever it is and x square is equal to x. तो ये पूरे इंटीजर्स के सेट में से ये 2 नंबर ही ऐसे हैं जिनका स्क्वायर खुद उन्हीं के बराबर है. 0 स्क्वायर इज 0 एंड 1 स्क्वायर इज 1, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर खुद उसी के बराबर हो. सो दिस इज द कंडीशन दैट यू कैन चेक. ठीक है, जितने भी नंबर है सब के ऊपर आप ये कंडीशन चेक कर सकते हैं एंड यू विल गेट ओनली दिस 2 नंबर्स. और इसी तरह ये आगे इवन नंबर्स को चेक किया गया है. इवन नंबर्स वो हैं कि इवन नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है.
या इवन होल नंबर्स की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे नेचुरल नंबर में ज़ीरो को शामिल किया गया, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना बहुत से मैथमेटिशियंस के। हाँ, ज़ीरो इज़ आल्सो ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये गलती नहीं है, ये एक रिसर्च एरिया है। अगर आप चाहें तो इस पर एक असाइनमेंट आपको मिल सकती है कि इज़ ज़ीरो ए नेचुरल नंबर और नॉट, ठीक है। तो इसके ऊपर आप काम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं कोशिश होगी कि इसको एक छोटी सी मिनी रिसर्च असाइनमेंट के तौर पे आपको दिया जाए कि आप ज़ीरो के बारे में रिव्यूज़ इकट्ठे करें मुख्तलिफ पेपर्स वगैरह को पढ़ के कि वाकई ज़ीरो के बारे में रिव्यूज़ क्या हैं, ज़ीरो नेचुरल नंबर है कि नहीं, और ये होल नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्यों आया जब नेचुरल नंबर्स मौजूद थे और ज़ीरो को नेचुरल नंबर्स में शामिल किया जा सकता था। तो ये कंप्लीट एक असाइनमेंट का टॉपिक है। बहरहाल अभी आप ये समझें कि ज़ीरो को बात मैथमेटिशियंस नेचुरल नंबर में शामिल करते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। ठीक है, इसी तरह आप ये जो हैं नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आप कोई ख़ास रेंज भी बता सकते हैं कि आई नीड इंटीजर्स फ्रॉम 0 to 6, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। या आई नीड द स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर फ्रॉम 0 to 6, ठीक है। और आई नीड क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ये सारे काम जो हैं आप सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इनपुट और आउटपुट और एल्गो का पोर्शन कहाँ पे होता है सेट बिल्डर फॉर्म में? तो देखें, ये जो सच दैट के सिंबल से पहले ये एक्स 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 स्क्वायर या एक्स क्यूब है, ये आउटपुट है, ठीक है। और एक्स बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये डोमेन है, ठीक है ना। ये हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन है या एल्गोरिथम की डोमेन है या इनपुट है, ठीक है। और ये वो एल्गो है, ये वो कंडीशन है जिसके ज़रिए हम इस आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस इनपुट एंड दिस कंडीशन। तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट, आउटपुट और स्टेप्स दैट आर टू बी फॉलोड टू कन्वर्ट दिस इनपुट इनटू दिस आउटपुट, और ये आउटपुट आ जाएगा। इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ कंप्लीट प्रोग्राम, दिस इज़ अ कंप्लीट एल्गोरिथम सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसी को हम इंग्लिश फॉर्म में लिख लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं जी, हम प्रोग्रामर्स हैं और हम जो हैं डिज़ाइनर्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। हालांकि सारा काम तो मैथमेटिशियंस ने किया हुआ है, तो सलाम जी मैथमेटिशियंस को, ठीक है। अच्छा, ये बात हमने पहले भी की कि सारे के सारे प्राइम नंबर सारे के सारे कलेक्शन सेट नहीं होते हैं, क्योंकि सेट की डेफिनेशन है वेल डिफाइंड। तो वी ऑल नो व्हाट प्राइम नंबर्स आर, प्राइम नंबर्स आर वेल डिफाइंड, वी कैन डिफाइन देम। तो ये है। इस तरह ओशंस जो हैं वर्ल्ड के 4 हैं, यानी ओशियंस के जो बेसिन्स हैं ये बेसिकली 4 हैं। ओशियंस 5 शुमार होते हैं एंटार्क्टिक ओशियन को मिलाकर। तो अगर कहीं 4 लिखा हुआ भी देखें तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है। और अगर कहीं 7 देखें तो अमेरिकन्स के यहाँ वो अटलांटिक को नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, इस तरह पैसिफिक को भी वो डिवाइड करते हैं और एंटार्क्टिक को भी शामिल करते हैं, तो इट बिकम्स 7। तो वेदर इट इज़ 4 और इट इज़ 5 और इट इज़ 7, सो ये मुख्तलिफ लोगों के यहाँ मुख्तलिफ इसकी तकसीमें हैं। तो इट इज़ नॉट एन एरर कि अगर आप कहीं 4 ओशियंस या 5 ओशियन या 7 देखें तो दिस इज़ स्पेसिफाइड, दिस इज़ अ सेट। इसी तरह द सेट ऑफ पासवर्ड्स दैट मे बी जनरेटेड यूजिंग 8 लोअर केस लेटर्स व्हेन रेपिटेशन इज़ अलाउड। तो आपने जब कम्बिनेटोरिक्स का टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने जो है परम्यूटेशंस और कम्बिनेशंस पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास रेंज है फ्रॉम A to Z दैट इज़ 26 अल्फ़ाबेट्स, और आपने उनमें से कंसिडर करने हैं सिर्फ, यानी दिस इज़ n, और जो आपके पास r की वैल्यू होती है दैट इज़ यहाँ 8 हैं, तो ओनली 8, यू विल कंसिडर ओनली 8, और आप उसकी परम्यूटेशन कम्बिनेशन वगैरह जो है जो भी फार्मूलाज हैं उसके ज़रिए वो ये देख सकते हैं कि टोटल कम्बिनेशन हैं कितने, और आप उन सारे के सारे कम्बिनेशंस को जनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक सेट है बिकॉज इट हैज़ अ वेल डिफाइंड डेफिनेशन, इट कैन बी वेल डिफाइंड। लेकिन अगर ये कहा जाए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स इन BScs फॉर एग्जांपल दिस क्लास ऑफ योर्स इन सेशन फॉल 2020 एट DHS सुपर यूनिवर्सिटी, तो क्या ख्याल है जी? आप तो सारे कह रहे होंगे जी हम सारे ही हार्ड वर्किंग हैं जी, लेकिन मुझसे पूछा जाएगा तो हो सकता है अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकूँगा क्योंकि मैंने कोई असाइनमेंट वगैरह नहीं दी, तो मे बी मेरी राय मुख्तलिफ हो, ठीक है। तो ये चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं है। इस तरह इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो हर स्टूडेंट अपने आप को महासूरमा समझ रहा होगा,
ठीक है, लेकिन मेरी राय मुख्तलिफ हो सकती है और आपकी राय आपस में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है, सिर्फ मैं ही गिल्टी नहीं हूँ इस मामले में, ठीक है। इस तरह काइंड टीचर्स एट DSU, तो हो सकता है मैं आप लोगों को बहुत लीनियंसी दे रहा हूँ और आप कहें जी ओ सर इज़ वेरी वेरी काइंड, ठीक है, लेकिन किसी एक स्टूडेंट की बारी पे अगर मैंने उसे लीनियंसी नहीं दी तो उसकी राय होगी नहीं जी सर तो बड़े जो है ना ज़रा सी भी रायत नहीं देते, ठीक है। तो देखो ये ऐसी राय है जो मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। और मेरी अपनी राय में काइंड टीचर वो होगा जो कि अनवांटेड रिलैक्सेशन ना देता हो, तो इट इज़ इनफैक्ट काइंड कि ये बच्चों की असल में इसमें बेहतरी है थोड़ा सा उनको टफ टाइम देना, उनको समझाने के लिए, इसमें एक शफकत का पहलू भी मुस्मिर होता है और तरबियत का पहलू भी। तो मेरी नज़र में काइंड टीचर का क्राइटेरिया कुछ और होगा। तो चूँकि इनमें एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं है जिसको फॉलो किया जा सके, इसलिए आखिरी जो 3 एग्जाम्पल्स हैं दीज आर नॉट सेट्स, ठीक है, बिकॉज दीज आर नॉट वेल डिफाइंड, दे हैव नॉट अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब सेट्स तो हमें समझ आ गए क्या है, ठीक है, और सेट्स का ताल्लुक हमारा जो है एल्गोरिथम से किस तरह मजबूत है और मैथ्स किस तरह बुनियाद है हमारे कंप्यूटर साइंस की और एल्गोरिथम्स की, तो और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ये आप लोग देख चुके हैं। तो इसका मतलब जो मैथमेटिकल रूल सेट के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं वो एल्गोरिथम्स के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं। और आगे आप देखेंगे कि फंक्शन इज एन एल्गोरिथम, तो फंक्शन के ऊपर जितने भी ऑपरेशन अप्लाई हो सकते हैं वो एल्गोरिथम के ऊपर भी अप्लाई हो सकने चाहिए, ठीक है। ये एक आइडिया है, इसको हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो ऑपरेटर्स, एक तो जी सिंपल सा ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ सेट S एंड देयर इज एन एलिमेंट E दैट इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट, तो हम लिख सकते हैं E बिलोंग्स टू दिस सेट और E इज इन दिस सेट S, और इसके लिए सिंबल एप्सिलॉन टाइप का, एप्सिलॉन तो नहीं है, इट्स जस्ट सिमिलर टू एप्सिलॉन, ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो और ये S जो था ये कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास असल में हम जब भी किसी सेट की बात करते हैं तो उसका कोई यूनिवर्सल सेट हम कंसिडर करते हैं कि ऑफ कोर्स देयर इज़ अ यूनिवर्स जिसमें सब कुछ है, तो जो एंटिटी भी है जो भी है वो उस यूनिवर्स का एक पार्ट है, ठीक है। तो हमारे पास जो जब भी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे उसमें ज़रूरत पड़े या ना पड़े, यूनिवर्सल सेट इज़ ऑलवेज देयर। तो अगर हमने कंसिडर किया S एक सेट है तो इट इज़ इनफैक्ट अ सब सेट और अ सब कलेक्शन ऑफ अ वेरी 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 लार्ज सेट दैट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। So if X is any set and S is a subset of this set, then membership operator can be defined how? How can we define it? तो देखिए जिस तरह हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं C लैंग्वेज के अंदर, पहले हम उसकी प्रोटोटाइप बता रहे होते हैं, फिर हम उसकी डेफिनेशन और रिटर्न वैल्यू एट द एंड ऑफ द फंक्शन बता रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, रेड कलर में ये उसकी प्रोटोटाइप है, ठीक है, कि ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है, ठीक है, इसके 2 ऑपरेंड्स होंगे। फर्स्ट की डाटा टाइप होगी X, मीन्स ये एक सेट का एलिमेंट होगा, और सेकंड की डाटा टाइप होगी पावर सेट ऑफ X में से कोई एलिमेंट होगा, बिकॉज एनी सेट इज एन एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ इट्स यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये दोनों डाटा टाइप्स हो गई और इसकी रिटर्न टाइप होगी बूलियन। सो अगर मेंबरशिप ऑपरेटर एक वैल्यू और एक सेट के दरमियान है, तो अगर वो वैल्यू उस सेट के अंदर है तो इट विल रिटर्न 1, अदरवाइज इट विल रिटर्न 0। तो देखें ये बज़ाहिर आम 2-3 सी दिखने वाली स्टेटमेंट्स, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट इनफैक्ट बेसिक है हमारे एल्गोरिथम के। ये सूडो कोड है हमारे फंक्शंस के, ऐसा फंक्शन जो कि मेंबरशिप ऑपरेटर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये इसको बताने का मकसद भी यही है कि सिर्फ अब ऑपरेटर नहीं बताया जा रहा आपको, सिर्फ अब सबसेट क्या होता है, सेट क्या होता है नहीं बताया जा रहा, अब आपको ये सारी चीज़ें लिंक, और ये दोबारा से ये पढ़ाने का या असल में पढ़ाने का नहीं, ये चीज़ें तो आपको आती हैं, ओवरव्यू देने का मकसद ये है कि आप इसको मैथमेटिकली लिंक कर सकें एल्गोरिथम्स को और अपने मैथमेटिक्स को, और जो डिस्क्रीट के कॉन्सेप्ट सारे आपने पढ़े थे उनको। तो इस अंदाज में शायद आपने पहली दफ़ा डेफिनेशन देखी हो कि ये बिल्कुल ये तो इट्स प्योर मैथ्स, ठीक है, इट्स नथिंग मोर। अच्छा, इसी तरह आप सबसेट की भी डेफिनेशन बता सकते हो कि व्हाट इज़ इनफैक्ट अ सबसेट, ठीक है। तो इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, देन A इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ B। इट्स जस्ट अ सिंपल डेफिनेशन, ये आपने इंग्लिश में पढ़ी, ठीक है, इट्स द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो इसको हम लिखते हैं A इज सबसेट ऑफ B, ये सिंबल इस्तेमाल होता है, और B को कहा जाता है कि इट्स अ सुपर सेट,
ठीक है। और हमेशा हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, कि बाकी सारे सेट्स उस यूनिवर्सल सेट के पावर सेट के कोई ना कोई एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली या एल्गोरिथमिकली फॉर्म में, या आप समझें कि सूडो कोड की फॉर्म में, मैथमेटिकल कोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हों, जिसको आप बाद में प्रोग्राम भी कर सकते हैं, तो व्हाट कैन वी राइट, हम उसका पहले प्रोटोटाइप डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि सबसेट के 2 ऑपरेंड्स होंगे और रिटर्न टाइप इसकी बूल होगी, यानी बूलियन। तो इफ़ देयर आर, और ये दोनों की जो रिटर्न टाइप है 2 ऑपरेंड्स की, वो क्या है, सेट। तो जब हम पावर सेट ऑफ एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब इस सेट का कोई एलिमेंट, तो यूनिवर्सल सेट का पावर सेट कोई भी सेट, यूनिवर्सल सेट के पावर सेट का कोई भी एलिमेंट एक सेट होता है, ठीक है। तो ये बात है। तो हमारे पास 2 सेट्स हैं, तो A विल बी द सबसेट ऑफ B, इट विल बी ट्रू इफ फॉर ऑल x, मीन्स फॉर ऑल वैल्यूज इन x, if x such that x belongs to A, यानी सारी की सारी वैल्यूज जो A की हैं, ठीक है, उनको हम बोल रहे हैं x, ठीक है। तो फॉर x इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल A के अंदर 1 to 9 है, तो फॉर x इज इक्वल टू 1 to 9, ये इनर लूप है, और एक आउटर लूप है। इनर लूप के अंदर हम ये चेक कर रहे हैं कि x आल्सो बिलोंग्स टू दिस, टू सेट B, कि जो एलिमेंट x के अंदर थे 1 to 10, उन सबको हम बारी बारी इनर लूप पे चेक कर रहे हैं कि वो B का भी एलिमेंट है। तो x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यानी एनी सेट, इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ A, देन इट इम्प्लाइज दैट x इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। तो A के सारे एलिमेंट B के अंदर मौजूद हैं, तो इट मीन्स A इज अ सबसेट ऑफ B। लेकिन अगर ये कंडीशन कहीं एक दफ़ा भी वायलेट हो रही है, तो आप उधर ही ब्रेक लगा के, फ्लैग को सेट करके ब्रेक लगा के लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो दिस वैल्यू इज 0 इफ फॉर सम x वेयर x इज एनी वैल्यू ऑफ अ सेट, ठीक है। तो x की जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो x, इफ x बिलोंग्स टू A, देन दैट वैल्यू डजंट बिलोंग टू B, ठीक है। तो जैसे ही कंडीशन वायलेट हो जाए आप लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास मैथ्स ही से आए हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें, ये बताने का मकसद आपको सबसेट क्या होता है ये बताना नहीं है, मैथमेटिकली सूडो कोड की फॉर्म में सबसेट को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, दैट इज व्हाट इज वांटेड, ठीक है। अब आ जाते हैं हम और ऑपरेटर्स की तरफ, जैसे कि इंटरसेक्शन है, यूनियन है, सेट का डिफरेंस है। तो आप उनको खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स विल रिजल्ट इन अनदर सेट। तो इसलिए ये आपको ब्रैकेट के अंदर आ रहा है नज़र। और उस सेट की डेफिनेशन क्या होगी कि उसका आउटपुट वो एलिमेंट होगा, ऐसा एलिमेंट जो A के अंदर भी है और B के अंदर भी है। तो ओनली दोज एलिमेंट विल बी द आउटपुट, ठीक है। और ये जो है हमारे पास यूनियन है। तो यूनियन के अंदर क्या है कि वो A के अंदर हो या B के अंदर हो, किसी एक के अंदर भी हो, तो दैट विल बी द आउटपुट, मीन दैट विल बी इंक्लूडेड इन दिस सेट, ठीक है। और डिफरेंस के अंदर क्या है कि A के अंदर है और B के अंदर नहीं है, सो यू कैन राइट इट मैथमेटिकली, ठीक है। तो इट इज इन फैक्ट अ कंप्लीट प्रोग्राम, अ सिंपल सेट बिल्डर नोटेशन इज अ कंप्लीट एल्गोरिथम, अ कंप्लीट सूडो कोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है कार्डिनैलिटी और पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट। सो व्हाट इज द कार्डिनैलिटी? देखें, कार्डिनैलिटी को हम वैसे अगर डिफाइन करें जिससे हम सिंपल इंग्लिश में पहले से करते आए हैं, जी एलिमेंट्स में टोटल नंबर कितने हैं, तो वो जी कार्डिनैलिटी है। अगर सेट के अंदर 5 एलिमेंट हो तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट इज 5, 6 हैं तो 6। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स व्हाट विल वी से दैट अ सेट S इज फाइनाइट if there is an integer n such that the elements of S can be placed in a one-to-one correspondence with 1, 2, 3 up to n, and we can say that cardinality is n. So we can write it as cardinality of S is equal to n. कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक इंटीजर होगा n दैट के अगर वो सारी के सारी एलिमेंट्स को बारी बारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू n एक एक वैल्यू को एक एक नंबर दे दिया जाए, 1-to-1 फंक्शन जिस तरह होता है, तो जो लास्ट में वो वैल्यू होगी n, दैट इज द कार्डिनैलिटी, द बिगेस्ट वैल्यू आउट ऑफ द सेकंड सेट
तो ये हमारे पास कार्डिनलिटी होगी, ठीक है। तो इसलिए आप काउंटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो काउंटर असल में यही 1 2 3 अप टू n है। अगर आपने एक एरे के अंदर वैल्यूज़ को काउंट करना है तो इनिशियली इट इज़ 0। आपने किसी चीज़ को किसी से 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कायम नहीं की। व्हेन यू रीड फर्स्ट आइटम तो आप उसको कॉरेस्पॉन्डिंग 1 जो है 1 की वैल्यू से जो है ना कॉरेस्पॉन्ड करते हो। तो आप अगली वैल्यू रीड करते हो 2, आप 5 वैल्यूज रीड करते हो तो आपने जो लास्ट वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड किया दैट इज 5, तो इट मीन द कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट और दैट एरे इज 5, ठीक है, इफ दैट एरे इज कंसिडर्ड एज अ सेट, ठीक है। तो इसको हम ये मैथमेटिकली लिख रहे होते हैं और इनफैक्ट ये कंप्यूटर के अंदर मैथमेटिकली ही काम कर रहा है, ठीक है। वो कार्डिनलिटी या 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ही के जरिए कैलकुलेट करता है लेंथ ऑफ लिस्ट और एनीथिंग लाइक दैट। एरे के अंदर तो हमें चलो पता होता है इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या है, लेकिन लिंक लिस्ट के फॉर्म में या लिस्ट को अगर हम इन जनरल ले लें तो उसकी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के बगैर हम कार्डिनलिटी मालूम नहीं कर सकते। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा पावर सेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कहते हैं कि किसी भी एक फाइनाइट सेट के जिसके अंदर फॉर एग्जांपल n एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने सबसेट्स हो सकते हैं? तो देयर आर 2 पावर n सबसेट्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें अगर ये जानना हो कि ठीक है टोटल इतने हो सकते हैं, लेकिन हम उसकी लेंथ के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें कि नहीं ऐसे सबसेट्स बताओ जिनकी कार्डिनलिटी 1 है या 2 है या 0 है या 3 है या 4 है, तो वो कितने होंगे? तो वो आप इस जो है ये कम्बिनेशन के फार्मूला से तलाश कर सकते हैं उसको कि टोटल हमारे पास सबसेट्स कितने बनेंगे। बिकॉज टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास सेट की n है और आप सिर्फ उन सबसेट्स को जानना चाह रहे हैं, उन सबसेट्स की बाबत आप मालूम करना चाह रहे हैं कि जिनकी लेंथ जो है यानी जिनकी कार्डिनलिटी k है। तो आप इस फार्मूला के ज़रिए इसको मालूम कर सकते हैं। ये फार्मूला आपने डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा और आपको पता है कि ये परमुटेशन और ये कम्बिनेशंस ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन कॉन्सेप्ट्स को मैथमेटिकली डिफाइन करने के बाद अच्छा याद रखिएगा कि इसका जो लास्ट टॉपिक होगा आज का, तो उसको मैं मैथमेटिकली सेट बिल्डर फॉर्म में यानी सूडो कोड की फॉर्म में नहीं लिखूँगा, मैथमेटिकल कोड की फॉर्म में। वो एज एन असाइनमेंट होगा आप लोगों के लिए और साथ ही एक छोटी सी रिसर्च असाइनमेंट के 0 इज़ अ होल नंबर और नॉट, सॉरी 0 इज़ अ नेचुरल नंबर और नॉट, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने हल करना होगा, तो ये मैं इंशाल्लाह ताला ग्रुप के ऊपर अपलोड भी कर दूंगा। सो पार्टीशनिंग ऑफ अ सेट, पार्टीशन वैसे अगर इसको हम जनरल कॉन्सेप्ट लें तो पार्टीशन मीन के किसी चीज़ के हिस्से कर देना। अच्छा, आपने कभी केक की पार्टीशनिंग की है? फॉर एग्जांपल यू आर 4 पीपल और आपके पास एक राउंड केक है, तो आप उसको 4 हिस्सों में बांट देते हैं, ऐसा होता है? तो आप ये बताएं कि क्या ऐसा होता है किसी एक के हिस्से में कुछ भी ना आए? तो अगर ऐसा होता तो आपने सही तौर पे पार्टीशनिंग नहीं की है, यानी आपने उसको कोई पोर्शन दिया ही नहीं है, तो इट मीन्स आपने पार्टीशन 4 बनाए ही नहीं, आपने बनाए ही 3। तो पार्टीशनिंग में है कि कम ज़्यादा की बात नहीं कर रहे, किसी को कम किसी को ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन कम से कम उसको कोई पोर्शन तो मिला हो, तो पार्टीशन किया हो। एम्प्टी सेट नहीं आ सकता किसी के पास। तो ये पहला पॉइंट ये है कि नो एलिमेंट ऑफ पी इज एम्प्टी। दूसरा ये कि अगर सारे हिस्सों को मिला दिया जाए, फॉर एग्जांपल 4 पोर्शंस किए थे, चारों को मिला दिया जाए तो वो खुद एक कंप्लीट केक की फॉर्म में आ जाए। ऐसा ना, ऐसी पार्टीशनिंग नहीं करनी हमें कि उसमें कोई हिस्सा गायब हो जाए। तो द यूनियन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पार्टीशन इज इक्वल टू दैट एक्चुअल सेट जिसकी पार्टीशनिंग हुई थी, ठीक है। तो वी कैन से दैट एलिमेंट्स ऑफ पी कवर ए। और तीसरी चीज कि अगर कोई से 2 हिस्से कंसिडर कर लिए जाएं तो कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा उसमें कि जो 2 बंदों की मिल्कियत हो या 2 बंदों के हिस्से में आया हो। भाई एक हिस्सा पूरे का पूरा एक बंदे के हिस्से में आया है और दूसरा पीस पूरे का पूरा किसी और बंदे के हिस्से में आया है, तीसरा किसी और के और चौथे के। कोई ऐसा पोर्शन उस केक का मौजूद नहीं है जो 2 बंदों के हिस्से में आया हो। इसका मतलब कि जो केक का पोर्शन पहले बंदे के हिस्से में आया है और जो दूसरे बंदे के हिस्से में, उनमें इंटरसेक्शन नहीं है। तो यही बात है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ पी मस्ट बी एम्प्टी। इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ कॉमन 2 बंदों को शेयर नहीं होनी चाहिए। भाई यहाँ पर उसका पोर्शन है या मेरा पोर्शन है, ठीक है।
तो दैट मीन द एलिमेंट्स ऑफ पी आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप पार्टीशनिंग के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर एक सेट है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये एक छोटा सा सेट है और आपको कहा गया कि इसके आपने इसको आप पार्टीशनिंग कर दें 3 हिस्सों में, तो आप इसकी पार्टीशनिंग इस तौर पे तो कर सकते हैं कि 1 2 एक पार्टीशन, 3 4 एक पार्टीशन और 5 तीसरी पार्टीशन, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तीनों सबसेट्स में से कोई भी जो है पोर्शन एम्प्टी नहीं है पार्टीशनिंग, और इन सबको अगर जमा करें तो ओरिजिनल सेट आ जाता है, और इन तीनों में से किसी दो को भी आपस में इंटरसेक्शन ले तो एम्प्टी सेट आता है, ठीक है। कोई एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर आप इसकी पार्टीशनिंग इस तरह करें 1 2 3 4 5 की, कि पहले सेट में 1 2 3, दूसरे में 4 5 और तीसरे को एम्प्टी रखें, दैट विल वायलेट रूल नंबर 1, ये पार्टीशनिंग नहीं होगी, ठीक है। और इसी तरह अगर आप पार्टीशनिंग इस तरह करें कि पहले सेट में 1 2 और दूसरे में 3 4 5 किसी भी में भी नहीं है, तो द यूनियन ऑफ पार्टीशंस, एलिमेंट्स ऑफ पार्टीशन इज नॉट इक्वल टू द एक्चुअल सेट ए। सो एलिमेंट्स ऑफ पी आर नॉट कवरिंग ए, सेकंड कंडीशन आपकी वायलेट हो रही होगी, ठीक है। और अगर आप इसकी पार्टीशन इस तरह कर रहे हो कि 1 2 3 और दूसरा 3 4 5, तो 3 दोनों के अंदर है, कॉमन नहीं आना चाहिए। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू एलिमेंट्स ऑफ पी मीन एनी टू पार्टीशंस मस्ट बी एम्प्टी, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको मेरी एग्जांपल से केक वाली भी और सेट वाली भी पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो आप उसको मैथमेटिकली इन 3 फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर एक सेट ए है और पार्टीशन असल में एक सेट होता है जिसके अंदर सारे सबसेट्स होते हैं, वो सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं, उस ए के हमने फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू n पार्टीशंस किए हैं और ये सब मिल के सेट पी बनाते हैं। तो अब ये इन सारे ये जो सब पोर्शंस बनाए हैं, इसके सबसेट्स बनाए हैं सेट ए के अप टू 1 to n, तो इन ये 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे। एक तो ये कि इनमें से कोई भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, ठीक है। ये जितने भी आपने बनाए हो, 2 हो 3 हो 4 हो, एम्प्टी कोई नहीं होगा। तो फॉर ऑल पार्टीशंस दैट बिलोंग टू दिस पार्टीशन सेट पी, नो वन इज एम्प्टी। दूसरा कि दोनों के किसी भी 2 पार्टीशन के दरमियान इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, यानी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो इफ ए आई इज एनी एलिमेंट, यानी एनी सबसेट और एनी पार्टीशन, एंड ए जे इज एनी अदर पार्टीशन, एनी अदर के लिए हमने लिखा है आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। तो एंड आई रन फ्रॉम 1 to n एंड जे आल्सो रन फ्रॉम 1 to n, तो अगर उनका हम इंटरसेक्शन ले लें तो दैट मस्ट बी एम्प्टी। हाँ, अगर आई और जे सेम होंगे तो a1 और a1 का तो जाहिर बात एम्प्टी नहीं आएगा, तो लास्ट कंडीशन हमें इसके लिए लगानी पड़ी। और तीसरी चीज़ ये कि a1 अप टू an सबका आप यूनियन ले तो वो एक्चुअल जो सेट है a वो बन जाता है। मिसाल के तौर पे ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं ये नीचे वाली एग्जाम्पल में। सेट ऑफ इंटीजर्स में आपके पास सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव और ज़ीरो जो है ये सारे नंबर्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो अगर आप उनकी पार्टीशन बनाना चाहें बई तौर, तो ये जिस तरह से पार्टीशन बनी हुई है z मॉडुलो 4, ठीक है, कि आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करें उसको इंटीजर्स को, और अगर उसका मॉडुलस 0 आ जाता है तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये उस पार्टीशन का एक एलिमेंट है, यानी एक सेट है, ठीक है, ओरिजिनल सेट का एक सबसेट है। अब इसके अलावा जो रह गए हैं वो क्या है, मिसाल के तौर पे अगर आप उसको 4 से डिवाइड करें वो सारे इंटीजर्स जो इसके अलावा हैं और उनका जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाए, तो ये हैं वो सारे जिनको अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह एक और पार्टीशन हम बना रहे हैं जिसमें अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आए, और चौथी पार्टीशन जब हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आए। अच्छा, इसमें 5वीं पार्टीशन नहीं बनेगी, क्यों? जो 5वीं पार्टीशन हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे x mod 4 इज इक्वल टू 4, तो उसका रिजल्ट में ये वाले एलिमेंट्स आएंगे जो पहले वाले सेट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको नहीं बनाएंगे क्योंकि वो पार्टीशन ऐसी हम बना नहीं सकते, लास्ट ये सेकंड वाली कंडीशन वायलेट हो जाएगी। तो देखिए कोई भी पार्टीशन एम्प्टी नहीं है, एक। दूसरी बात ये कि किसी 2 पार्टीशन का इंटरसेक्शन ले लें तो एम्प्टी सेट आ रहा है, ठीक है।
3, इन सबको अगर हम यूनियन कर दें तो ओरिजिनल सेट आ जाता है। तो ये सेट ऑफ इंटीजर को हमने 4 जो है वो सबसेट्स के अंदर इस तरह से डिवाइड किया है कि अगर इस 4 सबसेट्स का एक सेट बना लिया जाए कि जिसके अंदर ये 4 सेट्स एज एन एलिमेंट मौजूद हों, तो उसको हम पार्टीशन ऑफ दैट सेट कहेंगे। और उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन जिस तरह से होगी वो सारी डेफिनेशन और एल्गोरिथम हमने यहाँ पे डिस्कस जो है ना वो कर दिया। देखें ये 2 लूप्स हैं आई और जे के लिए, और दरमियान में एक ये कंडीशन है कि इफ आई इज इक्वल टू जे देन कंटिन्यू, डोंट एग्जीक्यूट द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स इन द इनर लूप। ठीक है, तो अगर आपने प्रोग्रामिंग अच्छी पढ़ी है तो आप लोगों को इन चीज़ों को आप रिलेट जो है ना अच्छी तरह से कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारे पास सेट और उसके ऊपर जो ऑपरेशन थे और उसकी पार्टीशनिंग थी। हमारे पास सेट्स के अलावा और चीज़ें भी होती हैं, मिसाल के तौर पे सीक्वेंस। ठीक है, देखें हमेशा सेट के अंदर ऑर्डर नहीं होता, तो हमेशा ऐसा नहीं होता बच्चों कि हमें ऑर्डर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता, हमें अक्सर जगहों पे ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। तो इट इज़ समटाइम्स नेसेसरी टू रिकॉर्ड द ऑर्डर इन विच ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड। फॉर एग्जांपल डेटा मे बी इंडेक्स्ड बाय एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ कीज, या मैसेजेस कैन बी स्टोर्ड इन एन ऑर्डर ऑफ अराइवल। और ऐसे ही होता है, मैसेज जिस ऑर्डर के अंदर आ रहे होते हैं तो आप अपनी हिस्ट्री चेक कर रहे होते हैं, क्यों? बिकॉज दे आर ऑर्डर्ड। ठीक है, इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ मैसेजेस, नॉट अ सेट ऑफ मैसेजेस टेक्निकली स्पीकिंग। ठीक है, इस तरह टास्क में बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर ऑफ importance, ठीक है, एंड नेम्स कैन बी स्टोर्ड इन ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स, तो इट मीन देयर इज सम सीक्वेंस। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। और याद रखिए यहाँ पे रेपिटेशन अलाउ है, क्योंकि अगर 2 1 हैं और वो एक खास ऑर्डर में है तो पहले वाला 1 दूसरे वाले 1 से डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर तो हम चेंज कर नहीं सकते। तो यहाँ पे हम रेपिटेशन अलाउ कर रहे होंगे। ठीक है, रेपिटेशन के बावजूद वो डिस्टिंक्ट रहेगा अपने ऑर्डर की वजह से। सेट के अंदर रेपिटेशन इसलिए अलाउ नहीं होती कि चूंकि ऑर्डर नहीं होता तो वो डिस्टिंक्ट नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो सेट की नोटेशन में क्या था, हम एलिमेंट्स को कॉमा के जरिए सेपरेट करते थे, बिल्कुल यहाँ भी हम वैसे ही कर रहे होंगे, लेकिन हम करली ब्रैकेट्स के जो ब्रेसेस हैं उनके अलावा उनके बजाय हम पैरेंथेसिस को इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, राउंड ब्रैकेट जो हमारे पास होती है। तो 3 सीक्वेंस दिए हुए हैं, सीक्वेंस एस दैट इज ए बी एंड सी, एंड सीक्वेंस टी दैट इज बी सी एंड ए, और दोनों मुख्तलिफ हैं। ए बी सी एंड बी सी ए आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर। लेकिन अगर ये सेट्स होते तो ये कोई जो है ना अलग अलग चीज़ें ना होती। और सेट यू इज़ ए बी सी, तो नॉट सेट यू सीक्वेंस यू। तो अगर ये सेट होता तो 2 एस के बजाय हम उसको मर्ज करके एक को छोड़कर सिंपल एक ए और फिर बी और सी लिख देते, और ये सेट एस टी और यू सेम होते हैं, लेकिन सीक्वेंस की फॉर्म में ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा एक सेट के अंदर सीक्वेंस को एज एन एलिमेंट आप पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1A 2B 3C, ये 3 सीक्वेंस एक सेट के अंदर हैं, तो इनका अंदर का ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा। 1A कैन नेवर बिकम A1, लेकिन क्योंकि ये तीनों सेट के एलिमेंट्स हैं तो इनका आपस का ऑर्डर चेंज हो सकता है। 1A जो है वो 2B से पहले या 2B के बाद दोनों तरह से आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको जाननी थी। अब यहाँ एक इजाफी बात है कि व्हाट इज़ परम्यूटेशन। परम्यूटेशन वैसे तो आपको पता है क्या है, लेकिन यहाँ देखिए कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट सीक्वेंस आर डिस्टिंक्ट, suppose in sequence S A B and C and sequence T B C A, then this sequence is said to be a permutation of finite set consisting of same elements. तो आपके पास सेट है फॉर एग्जांपल A B C, और आप उसको किसी भी फॉर्म में उसकी लिख सकते हैं। आप उसको A B C लिख सकते हैं, A C B लिख सकते हैं, B A C लिख सकते हैं, B C A लिख सकते हैं, C A B लिख सकते हैं, C B A लिख सकते हैं। तो ये सारी जो हैं वो पॉसिबल इसकी परम्यूटेशंस हैं, लेकिन उनमें से हर परम्यूटेशन एक सीक्वेंस कहलाएगी अगर उसको हम अलग से कंसिडर करें। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो एक सेट के टोटल कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं, यानी एक सेट से अगर हमने सीक्वेंसेस निकालने हों तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ वाले, तो उस सूरत में हम यानी बगैर रेपिटेशन के, तो उस सूरत में हम टोटल कितने परम्यूटेशंस निकाल सकते हैं। तो दैट्स फार्मूला इज n फैक्टोरियल। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 वैल्यूज थी A B C, तो हमने देखा हमने टोटल 6 जो है उसकी परम्यूटेशंस निकाली।
तो बिकॉज 3 फैक्टोरियल इज 6, तो इसी वजह से हम 6 से ज़्यादा उसके सीक्वेंस बना भी नहीं पाए, ठीक है। तो ये उसका फार्मूला है। अच्छा, जिस तरह सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस होते थे तो यहाँ भी जाहिर बात है, क्योंकि इट इज़ लाइक अ सेट, तो इसके अंदर भी वही ऑपरेशंस होंगे। हाँ, हो सकता है कुछ ना चलेंगे, मुझे नहीं बताना, ये आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को कितनी अंडरस्टैंडिंग इसकी मिली है। तो ऑपरेटर्स और फॉर मैनिपुलेशन, तो हमारे पास एक ऑपरेटर है कॉन्कैटिनेशन, जिस तरह वहाँ पे होता है यूनियन। तो आप यूनियन के अंदर क्या करते हैं, सेट्स के दोनों एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर के अंदर कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन इन कॉन्कैटिनेशन हमें ऑर्डर प्रिजर्व करना पड़ता है। ए बी सी प्लस डी ए इज ए बी सी डी ए, नॉट ए बी सी डी। सो ये समझिएगा, तो यूनियन और कॉन्कैटिनेशन में फ़र्क है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे यूनियन अप्लाई नहीं कर सकते, तो सारे के सारे ऑपरेटर्स हम सेट्स के यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कर भी सकते हैं, इंटरसेक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदर ऑपरेटर फॉर एग्जांपल, इसमें कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े, मिसाल के तौर पे एक्सट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ए बी सी डी ई है फॉर एग्जांपल, एक एरे है, एंड हम जानना चाहते हैं कि सेकंड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, तो ए ऑफ 2 और ए ऑफ 1, जिस तरह से भी आप इसको डिनोट करना चाहें, दैट इज इक्वल टू बी। तो वो कॉन्सेप्ट सारा ये ही सीक्वेंस और सेट्स का है कि आप एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे इंफॉर्मेशन। तो ए बी सी डी ए, यस, आप जो है वो उसमें से सेकंड वैल्यू बी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह फिल्टर कर सकते हैं आप वैल्यू, यदि आपके पास एक सीक्वेंस है ए बी सी डी ए और आप उसमें से फिल्टर करना चाह रहे हैं ए और डी वैल्यूज़, तो ये दोनों वैल्यूज़ को आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो ए डी हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ 3 जगह आ रही हैं, ए डी एंड ए, तो उसको उसी सीक्वेंस के अंदर ए डी और ए हमारे पास एज एन आउटपुट ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सारे के सारे सेट थ्योरी के जो ऑपरेटर्स हैं वो सीक्वेंस में इस्तेमाल हो सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन आप लोगों को आंसर करना है। हिंट मैंने दे दिए हैं और तकरीबन मसला सॉल्व भी कर दिया, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं, इसके ऊपर आप लोग आपस में डिस्कशन कर लें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो हम इंशाल्लाह ताला उसको हल कर लेंगे। अच्छा, हम बढ़ रहे हैं अपने लेक्चर के इख्तिताम की जानिब, ठीक है। तो ये देखो, ये ओवरव्यू सारा है जो आपने मैथ्स पहले पढ़ी है, लेकिन आप लोगों को फिर भी कुछ नया इसलिए लग रहा होगा कि अब हम इसको कंप्यूटर और मैथ्स को हमने आपस में मिला दिया है, ठीक है। तो वो जो हमारी एक चीज़ थी जी, मैथ्स एक अलग है, कंप्यूटर अलग है, हम कंप्यूटर में मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग करते हैं लेकिन हमें मैथ्स की इतनी ज़रूरत थोड़ी पड़ती है, हम तो सिंपली जो है प्रोग्रामिंग करते हैं। तो भाई अगर आप प्रोग्रामिंग भी कर रहे हो, एल्गो बना रहे हो, तो दैट इज़ मैथ्स। अगर आप उसको मैथ्स का नाम दो या ना दो, पसंद करो या ना करो, दैट इज़ मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स के बगैर आपकी कंप्यूटर साइंस ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट है टपल्स का, ठीक है। टपल इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस। देखो, कोई भी सीक्वेंस है अगर वो फाइनाइट है, सेट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो इसी तरह टपल कैन सीक्वेंस कैन बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो कोई भी फाइनाइट सीक्वेंस, उसको हम कहते हैं टपल। अगर उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो हम उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, अगर 3 है तो उसको हम ट्रिपल कहते हैं, अगर ज़्यादा है तो दैट इज़ इनफैक्ट क्विंटुपल, जिसके अंदर हम क्वाड्रुपल वो होता है जिसके अंदर 4 होते हैं, और इसी तरह आगे चलते हैं चीज़, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 4 ट्यूपल, 5 ट्यूपल, 6 ट्यूपल और 7 टपल, 8 टपल, 9 टपल आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। बाज़ ऑथर जिसको ट्यूपल बोलते हैं, बाज़ इसको बोलते हैं टपल, लेकिन इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन जो है दैट इज़ टपल, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैंने वीडियोस में यूट्यूब की कुछ बड़े बड़े प्रोफेसर्स को इसको ट्यूपल बोलते सुना है, तो आई कैन स्पीक दैट वे, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन टू ऑर्डर्ड पेयर्स। अब ये ऑर्डर्ड पेयर को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, सिंपल सेट से। तो हमारे पास अगर 2 सेट्स हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, दैट कैन बी एनी सेट फ्रॉम द यानी ये 2 सेट्स पावर सेट के कोई भी 2 सबसेट्स हो सकते हैं, तो हमें उससे कंसर्न नहीं है। पावर सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट के कोई भी 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं ये। तो इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो दैट क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी मैथमेटिकली डिफाइंड एज एक्स वाई एन ऑर्डर पेयर दैट विल बी द आउटपुट, where x is the element from the first element and y is element from the second set, ठीक है, because they are in order, ठीक है। और इनकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, कार्डिनलिटी ऑफ a इंटू बी इज कार्डिनलिटी ऑफ a मल्टीप्लाई बाई कार्डिनलिटी ऑफ b, ठीक है। तो एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक के अंदर 3 है, तो देयर इन फैक्ट 2 इंटू 3
6 एलिमेंट्स इन सेट A इंटू बी और A मल्टीप्लाई बाई बी A क्रॉस B, ठीक है। और अगर सेट एक ही जैसा हो, A और B सेम सेट को डिनोट कर रहे हो, A इज सेट ऑफ इंटीजर एंड B इज आल्सो सेट ऑफ इंटीजर फॉर एग्जांपल, तो आप लिख सकते हैं उसको फॉर एग्जांपल Z इंटू Z, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? देखिए, आपको अगर ये समझ में आ गया कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको किस तरह से ऑर्डर्ड पेयर दे रहा होता है, ठीक है, तो अब हम बाइनरी रिलेशन की तरफ बढ़ सकते हैं और उसके बाद हम फंक्शन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो इफ x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, x और y दो सेट्स हैं दैट आर नॉन एम्प्टी, और x और y की डेफिनेशन आप उसको दे सकते हैं। और मिसाल के तौर पे x इज ए बी एंड y इज 0 1, तो आपको पता है 2 इंटू 2 टोटल 4 इसके अंदर जो है वो ऑर्डर पेयर बनेंगे, दैट इज a0 a1 एंड b0 एंड b1, ये तो लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इस सेट का ये जो बना है x इंटू वाई, इसका कोई भी सबसेट ले लें, पहला सबसेट एम्प्टी सेट, दूसरा सबसेट जिसमें ये एक एलिमेंट है a0, तीसरा सबसेट जिसके अंदर एलिमेंट है a1, चौथा सबसेट जिसके अंदर एलिमेंट है b0, पांचवा सबसेट जिसके अंदर एलिमेंट है b1, छठा सबसेट जिसके अंदर एलिमेंट हो सकता है a0 a1, या सातवां a0 b0, या इस तरह a0 b1 a0 a1 a1 b0 a1 b1 b0 a1, तो ये टोटल जितने भी बन गए मिसाल के तौर पे, तो ये 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 नंबर ऑफ रिलेशन, क्योंकि x इंटू 4 के अंदर 4 है, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 दैट इज 16, ये टोटल 16 जो है इसके सबसेट्स बन सकते हैं, और इनमें से हर सबसेट को रिलेशन कहा जा सकता है। तो रिलेशन इज इन फैक्ट एनी सबसेट ऑफ सेट x मल्टीप्लाई बाय y और x क्रॉस y, ठीक है, इस चीज को समझ लें बस आप। अच्छा, अगर x और y का हमने बाइनरी रिलेशन कंसिडर किया है, तो x और y के पावर सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? तो देखें, सारे सबसेट्स को जमा करें, टोटल सबसेट 16 हैं, तो 16 ही इसके अंदर, इसके पावर सेट के अंदर रिलेशंस होंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा कि पावर सेट ऑफ x क्रॉस y इज 2 raised to power m plus n, where m is the cardinality of first set and n is the cardinality of second set y, ठीक है, ये हो गया। तो ये चूँकि हम हर चीज़ को मैथमेटिकली भी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब वी आर प्रोवाइडिंग एल्गोरिथम फॉर ईच एंड एवरी डेफिनेशन वी हैव स्टडीड, ठीक है। तो हर चीज़ की बाइनरी रिलेशन हो गए, क्रॉस प्रोडक्ट हो गए, कार्डिनलिटी हो गई, सारे ऑपरेशंस हो गए, ये सारी जो है ना उन चीज़ों के लिए। अच्छा, अब ये कि रिलेशंस की मुख्तलिफ टाइप होती हैं, ठीक है, तो ये 4 टाइप्स आपके सामने लिखी हुई हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है जिसके अंदर आपके पास दोनों वैल्यूज सेम हों, फॉर एग्जांपल x x 1 1 0 0 2 2, ठीक है, और उसको मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर आपके पास रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट है x y, तो उसका इनवर्स या उसका आप समझें कि रेप्लिका y x भी उस रिलेशन का पार्ट होना चाहिए, उस सेट का। रिलेशन इज इनफैक्ट अ सेट, ठीक है, उसका पार्ट होना चाहिए। अगर है तो इट मीन्स के इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइज फॉर ऑल x and y, तो ये आपके पास जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। और एक होता है हमारे पास ट्रांजिटिव, कि आपके पास एक सेट है जिसको हमने रिलेशन कहा है, ठीक है, और वो जो सेट है उसके अंदर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर इस तौर पे हैं कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर है फॉर एग्जांपल एक्स वाई और एक ऑर्डर्ड पेयर है वाई जी, तो एक्स जी भी उसके अंदर है। अगर है हर पॉसिबिलिटी के लिए, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास रिलेशन है इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो ऊपर की तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर कोई रिलेशन सिर्फ पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर दूसरी को दैट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन,
अगर तीसरी को दैट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, और अगर इन तीनों को तो दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एंड दैट इज आल्सो टॉपिक ऑफ दिस स्लाइड। ठीक है, तो ये हम ऑर्डर्ड पेयर्स को क्यों पढ़ रहे हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, आपने ऑटोमेटा के अंदर पढ़ा होगा, पहले चैप्टर की अमूमन एक असाइनमेंट दी जाती है, डिपेंड करता है आप लोगों ने वो असाइनमेंट की है कि नहीं, कि अल्फ़ाबेट सेट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट्स हैं 0 1, तो कंस्ट्रक्ट ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 and 3 और लेंथ लेस देन इक्वल टू 3 और ऑफ लेंथ 1 और ऑफ लेंथ लेस देन इक्वल टू 4, या ये पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी आर दे। तो उस सूरत में अगर आप ऑर्डर पेयर के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे और आपको पता है ऑलरेडी कि इनकी मैथमेटिकल नोटेशन क्या है, तो आपके पास इसका एक एल्गो, एक प्रोग्राम भी बन सकता है। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है कि अल्फ़ाबेट इज़ 0 1, आपने ऑटोमेटा पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैं अल्फ़ाबेट का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। देन कंस्ट्रक्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 and 3, तो देखें सेट ऑफ लेंथ 2 दैट इज़ सिग्मा इंटू सिग्मा, सो दैट विल बिकम 0 0 0 1 1 0 and 1 1, और अब आप इसको ऑर्डर पेयर के बजाय सिंपल लिख दो, यानी इस सीक्वेंस को आप ब्रैकेट्स और कॉमा के बगैर लिख दो, तो ये आपके पास वो 4 स्ट्रिंग बन गए जिनकी लेंथ 2 है। और लेंथ 3 के लिए आप प्रोडक्ट लोगे सिग्मा इंटू सिग्मा इंटू सिग्मा, सो दैट विल बिकम 0 0 0 0 0 1, देन 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो ये इनको अगर आप ये ब्रैकेट्स के और कॉमा के बगैर लिख दोगे तो ये सारे स्ट्रिंग बन जाएंगे जो लेंथ 3 के हैं। इन दोनों को आप यूनियन कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 कि इफ x इज इक्वल टू 0 1 देन कंस्ट्रक्ट ऑल सेट्स ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ लेस देन इक्वल टू 3। देखें लेंथ 0 के लिए हमारे पास एम्प्टी सेट है, लेंथ 1 के लिए तो दैट इज द सेम सेट, उसमें 0 और 1 ही होगा सिर्फ। ठीक है, और लेंथ 2 के लिए हमें सिग्मा इंटू सिग्मा को मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, और लेंथ 3 के लिए हमको सिग्मा इंटू सिग्मा इंटू सिग्मा यानी सिग्मा को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इन सब का अगर आप यूनियन ले लोगे तो आपके पास लेंथ लेस देन इक्वल टू 3 मीन लेंथ 0 लेंथ 1 लेंथ 2 एंड लेंथ 3 के सारे स्ट्रिंग्स आ जाएंगे। इसी के इसको आप खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं एन की किसी भी लेंथ के लिए और आप उसको नेस्टेड लूप्स की फॉर्म में प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक, एंड ऑफ द लेक्चर तकरीबन। ठीक है, वो क्या है कि आप समझें कि व्हाट इज़ अ पार्शियल फंक्शन। देखो पार्शियल फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है दैट मैप्स ईच एलिमेंट ऑफ एक्स टू एट मोस्ट वन एलिमेंट ऑफ वाई। एक्स के सारे एलिमेंट्स वाई यानी वाई के ज़्यादा से ज़्यादा एक एलिमेंट से मैप होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब कि हो सकता है कोई मैप ना भी हो, तो इसलिए देखिए बी तो बी के लिए एक मैपिंग मौजूद है, डी के लिए भी एक मैपिंग मौजूद है, लेकिन सी के लिए कोई मैपिंग नहीं क्योंकि लिखा हुआ था एट मोस्ट, तो इट मीन्स इट कैन बी 0, तो इट इज़ अ पार्शियल फंक्शन। ठीक है, उसको आप इस तरह लिखते हैं पार्शियल फंक्शन ऑफ फ्रॉम एक्स टू वाई वेयर एक्स इज़ द इनपुट एंड वाई इज़ द आउटपुट। और एक्स से वाई में कन्वर्जन कैसे हो रही है, वो जो फंक्शन होता है मिसाल के तौर पे कुछ भी उसको हम अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं, किसी फॉर्म में लिखते हैं, तो दैट इज़ द एल्गोरिथम। फंक्शन किसे कहते हैं, ये तो डेफिनेशन थी पार्शियल फंक्शन की। तो व्हाट इज़ अ फुल फंक्शन और अ टोटल फंक्शन। टोटल फंक्शन वो होता है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इज़ रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, यानी हर एलिमेंट की एक मैपिंग यहाँ पे मौजूद है, बी की एक मैपिंग मौजूद है और सिर्फ एक ही है, एक से कम नहीं है क्योंकि हम लिखा हुआ है अ यूनिक एलिमेंट। ठीक है, और सी की भी एक एलिमेंट एक जो है मैपिंग मौजूद है, 0 मैपिंग नहीं है, यानी हर एक की मैपिंग हुई हो, कोई ऐसा एलिमेंट रह ना गया हो कि जिसकी मैपिंग ना हुई हो, और हर एक की सिर्फ एक बारी मैपिंग हुई हो, यानी लेफ्ट की तरफ से भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ किसी भी एलिमेंट के साथ से 2 एरो ओरिजिनेट नहीं होने चाहिए। ये होता है हमारे पास फंक्शन। ठीक है, तो जब हम एल्गोरिथम की बात करते हैं तो इनफैक्ट एल्गोरिथम इज़ अ फंक्शन। ठीक है, दैट मैप्स एवरी इनपुट टू सम आउटपुट। ठीक है, हमारे पास सेट ऑफ इनपुट होगा जिसमें से वो सारे के सारे इनपुट के लिए जो पॉसिबल हैं कोई ना कोई
पॉसिबल आउटपुट जनरेट करेगा थ्रू सम फंक्शन, थ्रू सम एल्गोरिथम, थ्रू सम एक्सप्रेशन, वट एवर इट इज़, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट है हमारे पास वो एल्गोरिथम्स बहुत बुरे हैं जो फंक्शंस नहीं होते। मीन कि कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसके लिए वो जनरेट ही ना कर रहा हो आउटपुट। भाई हमारा इनपुट के लिए रिक्वायरमेंट ये थी एल्गोरिथम के कि इट मस्ट वर्क, यानी कि फ्रॉम 1 to 10 हर वैल्यू के लिए हमें आउटपुट चाहिए, और अगर वो सब के लिए निकाल रहा है 9 के लिए नहीं निकाल रहा है तो इट मीन्स दैट एल्गोरिथम इज नॉट करेक्ट, इट इज़ आर नॉट गुड एल्गोरिथम, इनफैक्ट इनकरेक्ट एल्गोरिथम, ठीक है। और अगर वो ऐसा है कि वो एक ही वैल्यू के दो आउटपुट जनरेट कर रहा है, एक दफ़ा रन किया तो उसने उसका एक आउटपुट जनरेट किया, दूसरी दफ़ा कुछ और किया, दैट इज़ नॉट अ स्टेबल एल्गोरिथम, that is not a good algorithm because that is not a function. So for an algorithm to be correct, to be a good algorithm, it must be a function, ठीक है ये बात। तो आज के लेक्चर में थोड़ा सा जहन घूम गया होगा क्योंकि थोड़ा सा हमने इसको मज़ीद मैथमेटिकल डिटेल से पढ़ा है, जो चीज़ें आपने डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर पढ़ी, और हमने एल्गोरिथम्स को और कंप्यूटर साइंस को इस तरह से और मैथ्स को ऐसे लिंक कर दिया कि अब आप इसको चाह कर भी जुदा नहीं कर सकते हैं, ऐसा जो है हमने गिरा लगा दिया इसके अंदर। तो वी स्टार्टेड विद सेट्स and built other structures, for example sequences, then relation, then function, and we discussed the operators for above all these structures, ठीक है। एंड और ये भी हमने कहा कि all these tools are fundamental of mathematics, जो के fundamental of algorithms भी हैं, जो के जो हमारे पास जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व, कंप्यूटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। ये तो सेट्स या सीक्वेंसेस दे प्ले की रोल इन एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड एनालिसिस। तो हमने इनको पढ़ा इसीलिए है, और मैथमेटिकली और कंप्यूटर साइंस और मैथ्स को मिलाकर, ताकि ये हमें आगे काम आ जाए, ठीक है ना। तो फाइनली वी प्रूव द करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिथम एंड वी टोल्ड दैट वी रिक्वायर लॉजिक फॉर इट, ठीक है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ प्रूविंग टेक्निक्स की बात कर रहे होंगे जो आपने डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ी हुई है, प्रूफ का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत काम आता है हमारे पास आगे एल्गोरिथम के एनालिसिस में और डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। तो कुछ हम अपनी मैथमेटिकल बैकग्राउंड को मजबूत करेंगे एक्चुअल टॉपिक की तरफ जाने से पहले, और ये हिस्सा है हमारे कोर्स का, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़। और कोई क्वेश्चन हो तो याद रखना, इस तरह के टॉपिक्स में क्वेश्चन आया करते हैं, और आप क्वेश्चन जब तक करोगे नहीं तो टीचर को नहीं पता चलेगा, टीचर को गैब का इल्म नहीं है कि आपकी कमज़ोरी कहाँ पे है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन पोज करने में कभी भी शर्म ना करो, ठीक है। असाइनमेंट मैं इंशाल्लाह ताला अपलोड कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।